हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। माय नेम इज रोहित मिड्डा। दोस्तों, एचपी क्लर्क की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब पे शेड्यूल रहता है, सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए कुछ फ्री क्लासेस लेके आते हैं। उनका जो शेड्यूल रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। रोज सुबह 10:15 बजे 10:15 पे यहाँ पर 10 एमसीक्यू रिवीजन करवाए जाते हैं आपको, बेसिकली हिमाचल प्रदेश अलाइड, एचएएस और एनटी एग्जाम्स के लिए। उसके बाद मेंस करंट अफेयर्स को लेके इशू डिस्कस किया जाता है। एक मेंस करंट अफेयर को डिस्कस किया जाता है। 2:15 बेसिकली ये क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है। जो बच्चे एचपीएएस, एचएएस या फिर नायब तहसीलदार या फिर अलाइड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है जो शाम को 6:15 होती है, 6:15 पे। बेसिकली जो बच्चे, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसके बाद अगर आप एचपी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पीवाईक्यूज का एक सेशन, एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक सेशन शाम को 8 बजे आपके लिए हम लेके आते हैं। उसके बाद सी सेट की क्लास होती है रात के 9 बजे। तो ये हमारे YouTube का शेड्यूल आपके लिए रहता है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री रहती है। इन क्लासेस को देखने के लिए अगर आपने अभी तक सिविल स्टाफ हिमाचल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अब बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। एचपी क्लर्क को लेकर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिटी के। अब पहले भी काफी क्लासेस में हम पॉलिटी के काफी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, उन क्लासेस को भी देखना नहीं भूलिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। एंड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है क्लास के दौरान, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना किसी भी तरह का जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम क्लास की तरफ। तो क्लास में देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चन में जो सवाल है ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर अंबेडकर विच आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार, बेसिकली यहां पर डॉक्टर अंबेडकर की बात हो रही है तो बाबा साहेब अंबेडकर की बात हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है? देखिए, जो बाबा साहब अंबेडकर की यहां पे हम बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोला जाता है इनको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हम इनको बोलते हैं, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको हम बोलते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, इनको फादर हम बोलते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की रचना हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस टाइम पे जो आर्टिकल्स, अनुच्छेद यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे, तो इन 395 आर्टिकल्स में से 395 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल्स को बाबा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। और इस आर्टिकल को बाबा साहब ने बोला हार्ट एंड सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बेसिकली हमारे संविधान का दिल और आत्मा है, ये बाबा साहब के शब्द थे। अब हम बात करें कि ये कौन सा आर्टिकल और ये आर्टिकल हमें क्या प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर किसी भी वक्त किसी भारतीय नागरिक को यह लगता है कि उसके उस संविधान के द्वारा उसको जो अधिकार दिए गए हैं वो उसको पूर्ण रूप से नहीं मिल रहे हैं, या सरकार कोई एक ऐसा कानून लेके आई है जो उसके अधिकारों का शोषण कर रहा है, उसके अधिकारों को उससे छीन रहा है, तो वो व्यक्ति उसी वक्त यहां पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का बेसिकली पूर्ण रूप से उसको नहीं दिए जा रहे हैं या शोषण हो रहा है, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 यहां पर बात करता है इस चीज की। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपके अधिकार जो है आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 जो है ये फंडामेंटल राइट्स का ही हिस्सा है और यहां पर ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 इज अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहां पर मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32, ऑप्शन सी मेरा आंसर यहां पे बनेगा। इसको हम हार्ट एंड सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार इसको बताया गया था। और भारत में किसी भी वक्त हमें लगता है कि हमारे जो बाकी के अधिकार है ये हमको पूर्ण रूप से नहीं मिल रहे हैं या इनका शोषण हो रहा है, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 तरह की रिट्स प्रोवाइड की जाती है। 5 तरह की रिट्स हमें मिलती है। ठीक है, ये 5 तरह की रिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। ठीक है, हेबियस कॉर्पस। इसके बाद जो सेकेंड रिट हमारे पास है दैट इज मैंडेमस।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रोहिबिशन, द नेक्स्ट वन इज सर्टियोररी। ये 5 तरह की रिट्स है जो हमारा संविधान हमें देता है, इनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। एंड द लास्ट वन इज क्वो वारंटो। इनके बारे में मैं अपने पिछले सेशंस में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, इन रिट्स के बारे में कि कितनी रिट्स है हमारे पास। 5 तरह की रिट्स है हमारे पास, दैट इज ये 5 तरह की रिट्स है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्वो वारंटो। इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप पिछली क्लासेस देख सकते हो, वहां पर आपको समझ आ जाएगा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यहाँ पर आर्टिकल 32, अगर आपके कहीं अधिकारों का शोषण होता है तो आप जस्टिस के लिए, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1975, 1975 में जब इमरजेंसी का दौर था तो उस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उस वक्त भारत के प्रेसिडेंट कौन थे। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1975 हु वाज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए 1975 में यहां पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। नेशनल इमरजेंसी लगी थी। नेशनल इमरजेंसी जो होती है ये आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी। 356 के तहत यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। उसके बाद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए 1975 में राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो हम भारत के स्टार्टिंग टाइम से, आजादी के टाइम से हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो देखिए भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो थे राजेंद्र प्रसाद। वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी 1952 से लेके 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद 1962 में भारत के सेकंड राष्ट्रपति अपॉइंट किए जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये 1962 में राष्ट्रपति बनते हैं और 67 तक वर्क करते हैं। 67 तक वर्क यहाँ पे करते हैं। उसके बाद तीसरे प्रेसिडेंट की जब मैं बात करता हूं तो तीसरे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी मैं कह सकता हूं। तो जाकिर हुसैन जो थे ये 1967 में राष्ट्रपति बनते हैं और वर्क करते हैं 1969 तक। 1969 तक ये वर्क करते हैं। ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका देहांत ऑफिस में हुआ था, हार्ट अटैक आ गया था इनको, ठीक है, 1969 में। उसके बाद बात करते हैं तो 1969 से लेकर, यानी कि 1969 से लेकर जो हमारे चौथे प्रेसिडेंट रहे इनका नाम था वीवी गिरी। वीवी गिरी ये 1969 से लेकर 1974 तक यहां पर राष्ट्रपति रहे, ठीक है, राष्ट्रपति रहे। और उसके बाद आते हैं हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति, द फिफ्थ प्रेसिडेंट, दैट इज फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद ये 5वें राष्ट्रपति थे। 1974 से लेकर 1977 तक इन्होंने वर्क किया। अब देखिए 1974 से लेकर 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने काम किया। तो यही दौर था इमरजेंसी का। 1975 से लेकर 1977 तक 21 महीने की इमरजेंसी यहाँ पे लगाई गई थी। तो यहाँ पर इमरजेंसी के दौर पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। और मुस्लिम कंटेक्स्ट में बात करें तो ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका देहांत ऑफिस में ही हो गया था 1977 में, अपना टर्म खत्म करने से पहले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का टर्म होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है, बट यहां पर इनका देहांत हो गया था पहले, इनका देहांत हो गया था पहले ही, दैट इज फखरुद्दीन अली अहमद। और इनके बाद जो राष्ट्रपति बने उनके बाद मैं बता देता हूं आपको, छठे राष्ट्रपति जो बने इनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। अब नीलम संजीवा रेड्डी जी भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया। अनअपोज्ड इलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना बंदा खड़ा करते हैं जब भी यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो देखिए जैसे अभी जो था बीजेपी या एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने द्रौपदी मुर्मू जी को नॉमिनेट किया था और द्रौपदी मुर्मू जी जीतकर यहां पर राष्ट्रपति बने। तो ऑपोजिशन ने किसको नॉमिनेट किया था, यशवंत सिन्हा को नॉमिनेट किया था, यशवंत सिन्हा। बट अगर ऑपोजिशन किसी को नॉमिनेट ही नहीं करती और द्रौपदी मुर्मू को ही सपोर्ट कर देते तो यहां पर हम कह सकते थे कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। तो उसी तरह से यहां पर नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, यानी कि ऑपोजिशन का कोई कैंडिडेट नहीं था। चलिए अब यहां पर उत्तर जो था वो था फखरुद्दीन अली अहमद। आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है
तो आप पूछ सकते हैं। बाकी तीनों नाम जो यहाँ पे दिए गए तीनों प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब हमारे भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी के अंदर, डीपीएसपी क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर जो कि आर्टिकल 360 से लेके 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डिफाइन किए जाते हैं। तो डीपीएसपी में यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक प्रोसीजर गिवन है। अब ये जो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो DPSPs आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट जिन चीजों को लेकर स्टेट के पास अधिकार है कि स्टेट यहां पर लॉ बना सकती है, तो स्टेट जब अपने लोगों के वेलफेयर के लिए यहां पर, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस है, चाहे वो सोशल जस्टिस है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस है, या फिर जो स्टेट वेलफेयर है, तो अपने पीपल्स के वेलफेयर के लिए जब स्टेट कानून बनाएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन बातों को ध्यान में रखेगा। These are the DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, और जिसको लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डिफाइन किया गया है। अब उन्हीं में से एक चीज की बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। अब देखिए हमारा जो भारत देश है ना, भारत देश में बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज बसी हुई है। अब ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज है ना, अब इन डिफरेंट कम्युनिटीज के डिफरेंट लॉज है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ मैरिज। अब शादी की जब हम बात करते हैं, हिंदुओं में शादी होती है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मुस्लिम्स में शादी होती है शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली, अब सिख में बेसिकली शादी होती है आनंद एक्ट के तहत पे। तो डिफरेंट जो हमारी कम्युनिटीज है इनमें डिफरेंट वे से जो कानून है वो बने हुए हैं। अब मैरिज की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहां पे जब बात होती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, एक पूरी स्टेट में पर्टिकुलर एक ही तरह का कानून फॉर द ऑल कम्युनिटीज। अब शादी की बात करेंगे तो शादी को लेकर हर तरह की कम्युनिटीज में एक ही तरह का कानून, एक ही तरह का प्रावधान, इस चीज की बात जब होती है दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बात करता है कि यहां पर द यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द स्टेट। आर्टिकल 44 इस चीज की बात करता है। अब आर्टिकल 44 की बात तो हमने सुन ली, बट क्या भारत में किसी स्टेट में चलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वैलिड होता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहली स्टेट गोवा। अब देखिए गोवा जो है ना, ये हमने जब गोवा में यूरोपियंस आए थे तो गोवा को पोर्टुगीज ने एक्वायर कर लिया था। तो गोवा को हमने एक्वायर किया था पोर्टुगीज से, ठीक है, आजादी के बाद हमने गोवा को एक्वायर किया था पोर्टुगीज से। तो पोर्टुगीज ने जब भारत गोवा के ऊपर राज किया तो पोर्टुगीज ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया हुआ था। तो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में चलता रहा। तो इसीलिए गोवा यहां पर हम फर्स्ट स्टेट बोलते हैं जिसपे इंप्लीमेंट किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसके बाद अभी आपको पता है उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, तो उत्तराखंड में जब चुनाव हुए तो उत्तराखंड में चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था कि अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो उत्तराखंड में हम लेके आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता हम जिसको बोलते हैं, ये उत्तराखंड की सरकार लेके आ रही है। उत्तराखंड की सरकार ने ये समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष है इनका नाम है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की एक जज है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इनकी कमांड में कमेटी बनाई गई है। तो हमारा उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 44। आई होप, मेरे को लगता है, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए अगर आपके माइंड में अभी एक सवाल यह आ सकता है कि अगर ये संविधान में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो सिर्फ गोवा और उत्तराखंड ही क्यों, बाकी स्टेट्स में ये क्यों नहीं चलता? तो देखिए ये डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज जस्ट इंस्ट्रक्शंस है जो सेंटर स्टेट को देता है कि अगर आप अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए कानून बनाएंगे तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। बट दीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिसिएबल मतलब कहने का होता है दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि अगर स्टेट इनको पूरा नहीं भी करती है, अगर स्टेट इनको नहीं पूरा करती है तो आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। और फंडामेंटल राइट्स में तो हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं बिकॉज दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दे आर जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बट दीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर एंड दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर तिरंगे को लेकर आजकल एक मुहिम चली हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां पर जो देश के नागरिक हैं इनसे एक अपील की कि अपनी डीपी पे या अपने घर के ऊपर आप झंडा लगाएं, तिरंगा लहराएं। ठीक है, इस चीज का जो आजकल काफी बेसिकली न्यूज में है ये चीज, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, हमारा आजादी दिवस आ रहा है, तो इस चीज को लेकर यहाँ पे काफी न्यूज है। तो इसी के चलते हुए हम झंडे के ऊपर एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, तिरंगे के लिए एक सवाल। अब तिरंगे को लेकर जो सवाल है, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्र इज अ डैश स्पोक्ड व्हील। अब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें अशोक चक्र है, ये आप देख सकते हो, दिस इज अ ब्लू कलर्ड अशोक चक्र। अब ये जो अशोक चक्र है इसके अंदर ये आपको स्पॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो स्पॉक्स, तो ये कितने स्पॉक्स है यहां पर, ये सवाल है। अब आप ये सोचेंगे ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं, ऐसा सवाल भी आता है। जी हाँ, ऐसा सवाल भी पेपर में आता है, ऐसा प्रश्न भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अब आपको बताना है कि ये जो अशोक चक्र है इसमें ये कितने स्पॉक है, इसमें ये कितने स्पॉक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। 22 जुलाई 1947 को इसको एज अ नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था। एंड पिंगली वेंकैया अभी 2 अगस्त को इनका बर्थ एनिवर्सरी भी था, तो इन्होंने ही ये तिरंगे का डिजाइन बनाया था, तिरंगा बनाया था पिंगली वेंकैया जी ने। और यहाँ पे ये जो अशोक चक्र है इसमें जो स्पोक होते हैं इसमें 24 स्पोक है, 24 स्पोक्स यहां पर हमारे तिरंगे के अंदर है। आप चाहे तो कभी काउंट भी कर सकते हैं, 24 स्पोक्स यहां पे हमारे अशोक चक्र के अंदर बनाए गए। क्लियर, अशोक चक्र। और इस हमारे फ्लैग को डिजाइन किसने किया हुआ है, पिंगली वेंकैया। अभी 2 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी थी, इस बात का ध्यान भी आप रखेंगे। तो दैट इज आवर फ्लैग अशोक चक्र। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, यानी कि मैं संविधान सभा भी कह सकता हूं, उसके पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए संविधान बनाने का जो आइडिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है कि संविधान के लिए, भारत देश के लिए एक संविधान होना चाहिए और ये संविधान के लिए बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया पहली बार भारत देश में आया था वो दिया था एम.एन. रॉय ने। 1934 में एम.एन. रॉय ने जो आइडिया दिया था, दैट इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब उसके बाद जब भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात आई तो यहां पर भारत में 1946 में यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत पहली दिन 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अब 9 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग थी, तो इस मीटिंग के दौरान पहले टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक सीनियर मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनको यहां पर टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको परमानेंट चेयरमैन यहां पे बना दिया गया था, इनको परमानेंट चेयरमैन यहां पे बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और इसने बाद में हमारे देश के संविधान को बनाया, ड्राफ्ट किया। चलिए, तो यहां पर उत्तर क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करता है नेशनल एंथम की। द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने राष्ट्रीय गान को, जनगण मन की बात यहां पे हम कर रहे हैं, जनगण मन को कब अडॉप्ट किया। तो देखिए हमारा जो नेशनल एंथम है, सबसे पहले तो ये किसने लिखा हुआ है, तो हम सब जानते हैं ये टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दिस हैज बीन रिटन बाय द टैगोर। ठीक है, टैगोर जी ने लिखा था इसको। और इसको कब अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो है, नेशनल एंथम जो है, इसको अडॉप्ट किया गया था। और टैगोर ने इसको लिखा था और पहली बार ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार इसको गाया गया था, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7वां प्रश्न यहां पर बढ़ते हैं। और ये 7वां प्रश्न क्या कहता है, तो 7वां प्रश्न यहां पर फिर से आर्टिकल की बात करता है और ये बताता है एक आर्टिकल के बारे में। द आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच थिंग। ठीक है, संविधान का जो 343वां अनुच्छेद है, 343 नंबर जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये इनमें से किस चीज की बात करता है, ये यहां पर प्रश्न पूछा गया। तो पहला ऑप्शन ये है कि लोकसभा की सीट की बात करता है,
दूसरा ऑप्शन ये है कि राज्यसभा की सीट्स की बात करता है, तीसरा ऑप्शन है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है, और कश्मीर, चौथा ऑप्शन है कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। तो देखिए आर्टिकल 343 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं 8th शेड्यूल, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल भी हैं, तो उस जो 8वां शेड्यूल है, जो 8वां शेड्यूल है ये यहां पर बात करता है भारत की 22 भाषाओं की। ये 22 भाषाएं जो है ये भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की ये बात करता है। 8वां शेड्यूल जो है इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, और ये जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इनको डिफाइन किया गया है। तो 343वां अनुच्छेद जो है ये लैंग्वेज की बात करता है, और किस लैंग्वेज की बात करता है? हिंदी भाषा की बात करता है, हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब दो बातें मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। पहली बात, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 22 है। दूसरी बात, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है। ये 22 भाषाएं जो है इसमें अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश को ऐड करने के सुझाव है, बट अभी तक ऐड नहीं किया। 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 343 और यहां पर 8वें शेड्यूल की हम बात करते हैं, तो 8वें शेड्यूल के अनुसार यहां पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया में जो है निर्धारित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब लैंग्वेजेस तो और भी है जो स्टेट्स में अपने लेवल पे बोली जाती है और स्टेट्स में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे काम कर रही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर 22 भाषाएं ही है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर 22 भाषाएं ही है, और इंग्लिश इसमें नहीं है। क्लियर? तो हमारा उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की, एमपी लैड स्कीम की। अब ये एमपी लैड स्कीम जो है ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? अब यहां पर बता दिया कि ये दिसंबर महीने में हुई थी, बट किस साल के दिसंबर महीने में हुई थी, ये यहां पर सवाल है। तो एमपी लैड जो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए हम जहां पे रहते हैं बेसिकली पर्टिकुलर हमारी स्टेट्स में, जिसमें हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एमपी होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम इनको बोल देते हैं। तो अब पूरी स्टेट की बात करें तो स्टेट से तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अब पर्टिकुलर अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आगे फर्दर बात करें जस्ट लाइक हमीरपुर, बिलासपुर, तो यहां पर आ जाएंगे लोकसभा के मेंबर्स। तो हमारे जो मेंबर्स होते हैं ना, इनके लिए एक फंड, एक स्कीम रेज की गई थी। इस स्कीम का नाम था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के लिए ये पैसे की डिमांड कर सकते हैं। ये डीसी के पास जाएंगे और डीसी से यहां पर डिमांड कर सकते हैं। इनको पैसा मिलता है हर साल, इनको हर साल पैसा मिलता है 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए तक का ये बेसिकली जो है कंस्ट्रक्शंस करवा सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, सड़कें बनवा सकते हैं, पानी का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये एमपी लैड्स के लिए, एमपी लैड्स के हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये एमपी लैड के चलते हुए एमपी के पास अथॉरिटी होती है और इनको हर साल यहाँ पर पैसे मिलते हैं। और मान लो किसी साल किसी एमपी ने नहीं लिए तो वो पैसे उसके खत्म नहीं हो जाते, उसको अगले साल मिल जाएंगे, वो चाहे तो अगले साल ले सकता है। और इसके एमपी को जो पैसे मिलते हैं, एमपी लैड के अंदर जो पैसा मिलता है, स्कीम के तहत जो पैसा मिलता है, उसका कुछ हिस्सा एससी एसटी के लिए भी खर्च करना पड़ता है, मैंडेटरी होता है। और डीसी जो होता है ये वेरीफाई करता है, ये ऑडिट कर सकता है एमपी के वर्क के ऊपर कि देखिए तो एमपी ने काम किया या नहीं किया, एमपी का काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, इस चीज को ऊपर, इस चीज को लेके। तो एमपी लैड जो स्कीम है ये 1993 में 1993 में इंट्रोड्यूस की गई थी, 1993 में इंट्रोड्यूस की गई थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और इस चीज को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, इस चीज को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम दिसंबर 1993 में इंट्रोड्यूस की गई थी। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इनिशियली तो स्कीम को यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने चलाया था, बट स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट जो है वो देखता है यहां पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नौवां प्रश्न यहां पर हमारा बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन डे की, संविधान दिवस की यहां पर बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे उस दिन ऑब्जर्व करते हैं जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, दैट इज 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था ये बनकर पूरी तरह से हमारे सामने आ गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इंप्लीमेंटेशन में लेके आए हम।
यानी कि हम कह सकते हैं जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, 26 जनवरी इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इंडिया बन गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया बन गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को होता है, 26 नवंबर को होता है। 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे। 15 अगस्त का आपको पता ही है इंडिपेंडेंस डे होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज की बात करता है? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन किस चीज की बात करता है? लास्ट क्वेश्चन यहां पर बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? देखिए फंड की जब हम बात करते हैं तो कंसोलिडेटेड फंड की जब हम बात करते हैं ये क्या होता है? तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड हमारे संविधान का एक ऐसा फंड है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मान लीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को जितना भी रेवेन्यू आता है, मतलब जितनी भी इनकम आती है, सरकार हमसे टैक्स लेती है, अब टैक्स का सारा पैसा हो गया, सरकार की बहुत सारी बॉडीज एजेंसीज भी काम करती हैं, ठीक है, उनसे जितना भी रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, तो सरकार को जितना भी इनकम आती है वो सारी की सारी इनकम किस फंड में जमा होती है? वो फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दैट इज अंडर आर्टिकल 266 इसको रखा जाता है। और बेसिकली जब भी इसमें से पैसा निकालना होता है तो पार्लियामेंट में बिल को पास करवाया जाता है। आर्टिकल 266 के तहत कंसोलिडेटेड फंड वर्क करता है और इसमें से पैसा निकाला जाता है और खर्च किया जाता है। बट अब देखिए कंसोलिडेटेड फंड में से जब हम पैसा निकालते हैं तो बेसिकली इसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराते हैं। पार्लियामेंट का सेशन तो हर वक्त नहीं चलता, पार्लियामेंट के तो 3 ही सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और यहां पर बजट सेशन। अब मान लीजिए अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो उस वक्त अगर पैसे की जरूरत है तो कैसे काम चलेगा? तो हमारे पास एक और फंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। अब कंटीजेंसी फंड जो होता है ये प्रेसिडेंट की कमांड में होता है, राष्ट्रपति की कमांड में होता है। राष्ट्रपति की निगरानी के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो इसको हेल्ड करते हैं और बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 500 करोड़ रुपए निकालकर कंटीजेंसी में डाल दिए जाते हैं। और कंटीजेंसी फंड जो है, तो दूसरा फंड हम बात कर रहे हैं कंटीजेंसी फंड की, कंटीजेंसी फंड डिफाइन किया जाता है आर्टिकल 267 के तहत। अब मान लीजिए कहीं पे नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, विपत्ति बेसिकली ऐसी आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर जिनको हमने पहले कभी सोचा नहीं, कहीं पे भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसी सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, ऐसी सिचुएशन में लोगों को वेलफेयर के लिए पैसा तो देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक इमरजेंसी काइंड ऑफ फंड होता है, दैट इज द कंटीजेंसी फंड। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया था कंसोलिडेटेड फंड का, तो कंसोलिडेटेड फंड को लेकर हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टाफ हिमाचल आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रहा है। हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एंड उसी के साथ साथ कुछ पेड इनिशिएटिव भी हमारे चल रहे हैं, कुछ कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।